अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है भाई? चले जी, दैट्स वेरी गुड। और वेलकम टू द रीसेट बैच ओरिएंटेशन फॉर द एडवांस टैक्सेशन फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मार्च 26। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि मार्च 26 के बाद जब हम जून 26 में जाएंगे तो टैक्स रेट्स वगैरह जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। उसमें कुछ हद तक जो है ना वो मॉडिफिकेशन वगैरह आ जाएंगी। सही ना, कुछ हद तक जो है ना वो बेसिकली मॉडिफिकेशन वगैरह आ जाएंगी। तो इस वजह से वो तमाम स्टूडेंट्स जो जिन्होंने दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर दिया और वो क्लियर हो गए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी दिसंबर अटेम्प्ट में कोई भी पेपर पास किया, एनी पेपर। और अगर कोई भी स्टूडेंट उस पेपर में फ्लंक्ट हो गया, यानी कि जो दिसंबर अटेम्प्ट दी वो अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं कर पाया, तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, माई हार्ट फीलिंग्स आर विद यू गाइज। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये बात याद रखें कि देयर आर समथिंग, देयर विल बी समथिंग जो आपने मिस किया, जिसकी वजह से आप उस पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाए या उसको क्लियर नहीं कर पाए। देयर आर वेरी माइनर थिंग्स, बहुत माइनर माइनर सी चीजें होती हैं, बहुत माइनर चीजें होती हैं जिसको आपने बेसिकली क्या करना होता है, जिसको आपने बेसिकली कंसिडर करना होता है। ठीक है ना, जिसको आपने बेसिकली क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है। और अगर आप उसको प्रॉपरली कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप उसको प्रॉपरली कंसिडर कर लेते हैं तो आपका पेपर इस साइड पर हो जाता है, यानी कि आप पास हो जाते हैं। और इन केस अगर आप प्रॉपर उसको क्लियर नहीं कर पाते, यानी कि वो छोटी छोटी चीजें जो है ना वो अगर आप समअप नहीं कर पाते, उन बातों को नहीं एक्सेप्ट करते, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि पेपर रुक जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। माई नेम इज रमीज अराई, एज यू ऑल नो। और आप में से मुझे बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, बहुत सारे हो सकता है कि वेरी फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हैं। और आई एम टीचिंग दिस पेपर एडवांस टैक्सेशन, क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइज पेपर है, टैक्सेशन और एडवांस टैक्सेशन, फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स ऑलमोस्ट। और अब तो मैं एक्सक्लूसिवली वीफी में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में ऑनलाइन और फिजिकल पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक्सक्लूसिवली जो है ना वो वीफी में पढ़ा रहा होता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है रिलेटिंग टू द माय एक्सपीरियंस। दिसंबर 25 पासिंग रेशियो पर बात करने से पहले अगेन हमारे पास आज मौजूद है हमारे दिसंबर अटेम्प्ट के हाई अचीवर, दैट इज भाई समीर। समीर भाई, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई, क्या हाल चाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू भाई। आपने पेपर फोड़ दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कितने मार्क्स स्कोर किए? सर 71। दैट्स गुड। दैट्स अ गुड मार्क्स, स्पेसिफिकली इन द स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल, जहां पर ऑब्वियस सी बात है कि पेपर पास करने के भी जो है ना वो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, लाले पड़े हुए होते हैं। वहां पर 71 स्कोर करना पर्टिकुलरली जो है ना ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा समीर, फर्स्ट अटेम्प्ट थी? जी जी सर, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओके। एटीएक्स की। So Samir, how was the overall experience of ATX with Wi-Fi? सर एक्सीलेंट, मतलब कि मैं, जो मेरी प्रिपरेशन थी और जो पेपर था, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं पेपर को देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हो जाते हैं। जो मतलब हमारी जर्नी में, इसी की जर्नी में मैं भी काफ़ी सारे पेपर्स में पैनिक हुआ हूँ। लेकिन जो सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू और योर नोट्स सर। मैं कहता हूँ कि एपिक नोट्स के, मेरा जो मोस्ट कंसंट्रेशन थी ना, वो नोट्स पर थी और रूल्स पर थी। तो जिस तरीके से मैं नोट्स और रूल्स रिवाइज करके गया था, और जो मेरी अप्रोच थी पेपर की, वो बिल्कुल सेम एज लेक्चर्स वाली थी। और मैंने आपसे पहले भी सर शेयर किया कि मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी एज कम्पेयर टू, मुझे लगता था अदर स्टूडेंट्स, मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन पेपर जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि यार, कि ये मुझे नहीं आता या ये मुझसे रह जाएगा। और इवन दो मेरा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया था मेरे
4 मार्क्स का आंसर रह गया था मुझसे, जो मुझे आता था, लेकिन ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट वो मुझसे रह गया था। लाइक तो अराउंड मैंने 95-96% पेपर अटेम्प्ट किया था सर। चले, दैट्स वेरी गुड। हम्म। समीर, थोड़ी बहुत गाइडेंस, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उससे रिलेटेड तुम गाइडेंस प्रोवाइड करो। वो जाहिर सी बात है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें अभी लाइव सुनेंगे या बाद में चलकर सुनेंगे, जिनका अनफॉर्चुनेटली दिसंबर अटेम्प्ट नहीं पास हो पाया और वो मार्च में पेपर देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सुनेंगे जो कि मार्च अटेम्प्ट में वेरी फर्स्ट टाइम जो है ना वो पेपर देने जा रहे होते हैं। क्योंकि मार्च अटेम्प्ट जी जी। वैसी थोड़ी सी बच्चों की अलार्मिंग होती है, क्योंकि उनको ये टेंशन होती है कि यार अगर मार्च में पेपर क्लियर नहीं हुआ तो जून में टैक्स रेट्स चेंज हो जाएंगे। वैसे तो बारहा मैं ये बार बार कहता आया हूं कि कभी भी बहुत मेजर चेंज नहीं आता, बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, हमेशा 2 to 5% का माइनर चेंज आता है। टॉपिक का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिर्फ टैक्स की परसेंटेजेस वगैरह चेंज हो जाती हैं। हम्म तो दैट इज नॉट द बिग बिग डिफरेंस। लेकिन खैर समीर, मुझे ये हम्म। बताओ कि कहीं पर तुम्हें ऐसा लगा कि बुक पढ़ने की जरूरत थी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। ओके, किसी भी पार्ट में, पेपर के किसी भी पार्ट में ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कि नोट्स की जो थ्योरी थी ना, वो 98-99%, इवन दो मेरे केस में 100% कवर कर रहा था पेपर। मतलब नोट्स 100% कवर कर रहे थे पेपर को। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा कि जो लेक्चर्स थे ओवरऑल, ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल में दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स। तो जी। लेक्चर्स वर इनफ टू क्लियर द पेपर या कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत थी? सर, मोर देन इनफ था। लाइक के जिस तरीके से लेक्चर्स थे, जो प्रैक्टिस थी, जो आपकी गाइडेंस थी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, और जो आपने क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन लिस्ट हमारे साथ शेयर की हुई थी सर, जो मोस्ट वो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे अराउंड 28-29। मैं तो सर उसमें से अराउंड कोई 10 to 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गया था। और वो मोर देन इनफ थे सर। लेक्चर्स में तकरीबन हर चीज कवर्ड थी। ओके, चले, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ओवरऑल तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब में जहां तक मुझे याद पड़ा है दैट यू यू डिडंट गिवन द मॉक एग्जाम, राइट? तुमने मॉक एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे याद पड़ा है कि जिन बच्चों ने पेपर दिए थे, मैंने आंसर चेक किए थे तो उसमें समीर भाई का नाम नहीं था। नहीं नहीं सर, मेरा नाम नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हैं ओके, आप। ठीक है ना। अच्छा खैर, हम्म, अगर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अगर तुम मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करते तो ये स्कोर और मजीद बेहतर हो सकता था? सर डेफिनेटली, डेफिनेटली। अगर मैं मॉक एग्जाम और अटेम्प्ट करता, और अगर मैं मतलब मेरे पास 4 to 5 डेज और होते प्रैक्टिस के लिए ना, सो ये एक, जो स्कोर है ये इससे कहीं और ऊपर होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन ये स्कोर कहीं अराउंड 80 to 90 के बीच में फॉल कर रहा होता। चलो, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे हम्म ये बताओ कि वो मैंने जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के एंड पे मैंने एक चीज शेयर की हुई है, दैट इज द रिवीजन प्लान। तो तुमने वो रिवीजन प्लान की वीडियो देखी थी? सर, वो रिवीजन प्लान की वीडियो, मतलब मैंने उसको गो थ्रू किया था, लेकिन मैंने इतना मतलब उस पर बेसिकली मैं जॉब कर रहा था साथ में, तो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी होता था मेरे लिए। तो मैंने उसको एक प्रॉपरली जिस तरीके से देखना होता है वैसे नहीं देखा था, लेकिन एक जिस तरह गो थ्रू कर लेते हैं, एक रिव्यू कर लेते हैं, वैसे मैंने एक रिव्यू कर लिया था। चलो, दैट्स गुड। हम्म। और वो जो समरी नोट्स थे वो किस हद तक काम आए? सर, वो समरी नोट्स बहुत हद तक काम आए थे। समरी नोट्स मतलब जब आप रिवीजन के फेज में होते हैं, और जब लास्ट के 2 to 3 डेज होते हैं आपके पास, तो आप पूरी जो नोटबुक है वो भी अराउंड कोई 200 पेजेस की है, तो वो तो आप पूरे का पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। तो वो समरी नोट्स कंटेन करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं, जिस तरीके से रूल्स वगैरह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल रूल्स आपको याद रखने होते हैं। तो वो समरी नोट्स ने तो मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मैंने जो रिवीजन किया था, लाइक 1 to 2 टाइम्स मैंने कोई नोट्स रिवाइज किए थे। और बकाया जो मेरा रिवीजन था वो मोस्टली जिस पर मैं डिपेंड करता था ना, वो नोट्स पर डिपेंड कर रहा होता था, समरी नोट्स पर। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल मुझे ये बताओ कि वो जो समरी नोट्स के अलावा वो जो क्वेश्चन थे, जैसे तुमने बताया कि तुमने सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसमें भी तुमने माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया, 71।
क्योंकि तुम्हारे तो ऑब्वियस सी बात है दैट यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, तो टाइमिंग कांस्टेंट तो होता है। पेपर में अगर तुम ये क्वेश्चंस और सॉल्व करके चले जाते तो पेपर पूरा हो जाता। पेपर में कोई ऐसी चीज थी जो तुम्हें लगा कि आउट ऑफ द थिंग थी, जो हमने नहीं पढ़ी हुई थी, ऐसी कोई चीज आई? सर मेरे केस में कोई आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ ऐसी चीज नहीं थी ठीक है। सर। क्या मतलब कि जो मेरी वो थी पेपर, अगर मैंने ये चीज बहुत रियलाइज की आफ्टर दिस पेपर कि अगर आप टीचर की अप्रोच रखो ना, कि जो टीचर क्लास में जिस अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है और जो अप्रोच आपको बता रहा है, अगर आप वो अप्रोच रखोगे ना तो आप पेपर में मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि एग्जामिनर ने पेपर क्या बना दिया है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। सो ये मुझे बड़ा एक कहते हैं कि लेसन मिल गया इस पेपर से। अच्छा, तो मुझे बताओ समीर, अभी कितने पेपर और बाकी हैं? सर लास्ट 2 पेपर्स बाकी हैं। एक एसबीएल जो मार्च में मैं दे रहा हूँ, और एक ओके। और ऑप्शनल पेपर मैं ऑप्ट करूंगा। वो जो ऑब्वियस सी बात है कि जून के लिए अटेम्प्ट करोगे। जी 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 सर। चले, दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच समीर, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू मेरे दोस्त। और बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छे मार्क्स के अंदर जो है ना वो क्लियर हो गया। लेकिन मैं तुम्हें अगेन ये एक वार्निंग दूंगा कि देखो, जो तुमने एटीएक्स के साथ किया है वो बाकी पेपर्स के साथ ना करना। नहीं नहीं सर, ट्राई नेवर नेवर ट्राई एवर सर। ट्राई ट्राई मैं टू प्रैक्टिस मोर, और कोशिश करो कि जो कोर्स है वो थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर लो, और थोड़ा सा हम्म, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि तुम टू बी ऑन द सेफ साइड, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि तुम जाके पेपर को कवर अप कर सकते हो। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आई विल कीप दैट इन माइंड सर, बिल्कुल सर। चले, थैंक यू वेरी मच समीर, इंशाल्लाह थैंक नाइस टू थैंक यू टॉक सो टू यू मच मेरे सर, दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। चले जी बच्चों, यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ आवर हाई अचीवर समीर। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 71 मार्क्स स्कोर किए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द दिसंबर 25, जिसका मैं पासिंग रेशियो अगर आपसे शेयर करूं तो दैट इज 50%, जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में, यानी कि अगर मैं इसको सितंबर अटेम्प्ट से कंपेयर करूं, अगर मैं इसको सितंबर अटेम्प्ट से कंपेयर करूं तो इट विल बी 53%। सही ना? अगर मैं सितंबर अटेम्प्ट से कंपेयर करूं तो इट विल बी 53%। ठीक है। सितंबर अटेम्प्ट का जो पासिंग रेशियो था वो 53% था। इस बार दिसंबर अटेम्प्ट का जो पासिंग रेशियो आया वो पर्टिकुलरली 50% आया। और 50% का मतलब है कि देर इज अ 3% डिक्रीज in the passing ratio, but still it's a very high-fi passing ratio according to the strategic professional level। अगर आप इसको बाकी पेपर्स के साथ कंपेयर करें, इसकी कैटेगरी के बाकी पेपर्स के साथ कंपेयर करें, जो आपका ट्रिपल ए का पेपर है या आपका एपीएम और एएफएम का पेपर है, अगर आप इसको उससे कंपेयर करें तो आपको कंपैरेटिवली ये बात पता चलती है, या आपको कंपैरेटिवली ये बात समझ आती है कि इसका जो पासिंग रेशियो है वो 3% कम होने के बावजूद भी बाकी सारे प्रोफेशनल पेपर से ज्यादा है। सही ना? 3% कम होने के बावजूद भी जो है ना वो बेसिकली सारे प्रोफेशनल पेपर से क्या है, वो सारे प्रोफेशनल पेपर से जो है ना वो पर्टिकुलरली ज्यादा है। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है। लेकिन अगेन देखो, तस्वीर के दो रुख हैं। अगर 50% बच्चा पास हुआ है तो इसका मतलब है कि 50% स्टूडेंट्स आर फेल्ड। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना जिनसे मेरी बात हुई है, मैं हमेशा बेसिकली एक चीज कहता हूं, ये मेरी शिकायत भी है, और ये मैं हमेशा स्टूडेंट से डिस्कस भी करता हूं, और मैं हमेशा उनको समझाता हूं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि साइकिल कंटिन्यूज। हर दफा समझाने के बाद वो पुराने वाले स्टूडेंट चले जाते हैं, नई कैटेगरी आ जाती है, उस नई को दोबारा से समझाओ, फिर वो भी चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, और ये इसी तरीके से चलती रहती है। मैं हमेशा कहता हूं कि दैट इफ यू गॉट फेल्ड, मेरी हमेशा बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ ये जो है ना वो लड़ाई रही है कि भाई तुम अगर फेल हुए हो तो यू हैव टू टेल योर ट्यूटर, यू हैव टू टेल योर टीचर अबाउट दैट, कि सर मैं फला स्टूडेंट आपके साथ पढ़ रहा था ऑनलाइन बैच में। ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको पता है कि पहले तो क्योंकि फिजिकल बैच होता था, आप 4 5 6 महीने साथ बैठते थे, आप क्लासेस में आते थे, टीचर आपकी शक्ल देखता था, 70 80 घंटे आप टीचर की शक्ल देखते थे। आप तो अभी भी टीचर की शक्ल देख रहे हैं, लेकिन अब आप समझिए कि टीचर आपकी शक्ल नहीं देख रहा। पहले होता यह था कि आप फिजिकल बैच में बैठे हुए होते थे तो वो आपकी शक्ल देखता था 80 90 घंटे। तो उस 80 90 घंटे से ऑटोमेटिकली आपको चीजें बहुत हद तक क्या हो जाती थी, आपको चीजें बहुत हद तक अंडरस्टैंड हो जाती थी।
टीचर को याद होता था अच्छा ये स्टूडेंट है ये नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन बैच के अंदर टीचर्स के लिए अब रिस्ट्रिक्शन आ गई है। टीचर्स बहुत हद तक जो है ना वो स्टूडेंट्स को नहीं भी जान पा रहे होते। वैसे तो वो कम्युनिकेशन में होते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड थ्रू क्वेरीज, लेकिन स्टिल if you failed, unfortunately, if you failed any paper in any attempt, तो first thing you need to do is to tell your tutor। आपने सबसे पहले जाकर ये बात अपने ट्यूटर को बतानी है, अपने टीचर को बतानी, ठीक है ना। आपने सबसे पहले ये बात जाकर अपने ट्यूटर को बतानी है, अपने टीचर को बतानी है कि सर मैं आपसे पढ़ रहा था, मैं फेल हुआ हूं और मेरे इतने मार्क्स आए हैं, अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ही विल टेल यू ही विल गिव यू द एक्सपर्ट एडवाइस। जो कि आपका दोस्त, आपके साथ वाला, आपके बराबर वाला, या आपसे एक आध अटेम्प्ट पहले क्वालिफाइड करने वाला शख्स शायद आपको नहीं बता पाएगा। वो स्टूडेंट आपको शायद प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा जितना बेहतर और जितना प्रॉपर गाइड आपको एक ट्यूटर कर पाएगा, एक टीचर कर पाएगा। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि एक टीचर, एक ट्यूटर जो है ना वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकता है, सही ना। वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकता है, वो आपको ज्यादा बेहतर पढ़ा सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो एक ऐसे बंदे से गाइडेंस लेना जिसको अभी नॉलेज नहीं है पेपर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मेरा जो है ना वो ATX, दिस इज द थर्ड टाइम मैं इसमें जो है ना वो फेल हुआ हूँ, और फर्स्ट 2 टाइम्स मेरे इतने इतने मार्क्स थे, इस बार भी मेरे जो है ना वो 45 मार्क्स आए हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेपर में क्या हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। वरना होता ये था कि पहले अगर मैं पेपर देता था और मेरा पेपर फेल हो जाता था तो मैं अब कभी भी आपको मैसेज नहीं करता था, या मैं कभी भी उस टीचर को मैसेज नहीं करता था। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेक्सटिंग यू, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या मसला आ रहा है। तो मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में उसको मैंने मसला बता दिया कि भाई क्या मसला है। और मैंने उससे सिर्फ ये सवाल पूछा मेरे भाई कि तुम मुझे सिंपल ये बात बता दो कि तुमने जब ATX का कोर्स कवर अप कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, तो प्रैक्टिस के अंदर तुमने कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है 100%। हाउ मेनी, देर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस जिनको आपने 100% कंप्लीट किया है, सही ना। देर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस जिसको आपने 100% क्या किया है, जिसको आपने 100% कंप्लीट किया है। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने पहले पूरा पढ़ा और उस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर एक्सेल और वर्ड के ऊपर लिखकर सॉल्व किया। तो शायद उसने मुझे कहा कि सर ये हार्डली मैं 5 से 6 सवाल अटेम्प्ट करता हूं और मैं इससे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता। और मैंने उसको सिंपल कहा, मैंने कहा भाई देखो यही मसला है, यही मसला है 45 और 50 के दरमियान का। ये जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना, दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन 45 टू 50 मार्क्स। सिंपल सी कहानी। और उसने ये बात अंडरस्टैंड की और उसने कहा कि हाँ सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, जायज कही है कि मैं ये चीज जो है ना वो ये चीज प्रॉब्लम आ रही है और मैं टाइमली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाता और पेपर मेरा पूरा नहीं हो पाता। और मैंने उसको यही कहा कि भाई तुम्हारा पेपर भी इसलिए पूरा नहीं हो पाता क्योंकि तुम बेसिकली क्वेश्चन को एक टाइम सिनेरियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते हो। आपने एक क्वेश्चन उठाया, अब उस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, ABCD। आपने उस क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व किया, अब आप चले गए सैर सपाटे पर, फिर वापस आए, फिर बी पार्ट सॉल्व किया, आप चले गए सिगरेट पीने, फिर आपने सी सॉल्व किया, आप लेकर बैठ गए मोबाइल। अब आपने उस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के जब सॉल्व किया तो वो क्वेश्चन जाकर सॉल्व हुआ 1.5-2 घंटे के अंदर। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आपके पास पेपर में 1.5-2 घंटे का टाइम पीरियड है? क्या आपके पास इतना इनफ टाइम पीरियड है कि आप उसको 1.5-2 घंटे पेपर में अप्लाई कर सकते हो? सही ना, 1.5-2 घंटे पेपर में अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके उसको जो है ना वो सवाल को सॉल्व कर सकते हो। नो, यू डोंट हैव द इनफ टाइम इन द पेपर। दैट इज वाई आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि आपने घर पर बैठकर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। एक टाइम सिनेरियो के अंदर, एक टाइम स्पेन के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। आपने ये आपने ट्राई नहीं की कि मैं इतने टाइम पीरियड के अंदर इस सवाल को सॉल्व कर लूं। आप आराम से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जब पेपर में आपके पास टाइम नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो सवाल सही अटेम्प्ट नहीं होगा, या फिर अगर आप एक सवाल पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली अगले क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं होगा। तो दीज आर द बेसिक प्रैक्टिकल सिनेरियोज। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली पेपर फ्लंक्ट होता है, पेपर रुक जाता है। और ऐसी कई चीजें हैं जो कि जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने आती है। जैसे देखिए, समीर वॉज लकी इनफ
कि उसने सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, बट अगेन आप देखें कि स्टिल ही प्रैक्टिस 12 टू 15 क्वेश्चंस, इसने फिर भी 12 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। दैट इज वाई ये उस पार चला गया। इन केस ये अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाता, ये सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करके रिवाइज करके चला जाता, लेकिन इसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होती, इसने क्वेश्चंस को लिख कर नहीं देखा होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर उस पार नहीं जा सकता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इसके लिए फिर पेपर क्लियर करना कंपैरेटिवली क्या हो जाता, मुश्किल टास्क हो जाता। उसने अच्छा स्कोर किया, दैट इज 75, दैट इज 75%, 71% मार्क्स। और उसमें से भी वो 4 मार्क्स का पेपर, जैसे हमने उससे डिस्कस किया, उसने कहा कि जी मैं 4 मार्क्स का पेपर जो है ना वो छोड़ कर आया था, जो कि मुझे आता था लेकिन मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो देखिए ये दीज आर द बेसिक सिनेरियोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे देखिए मैं हमेशा डिस्कस करता हूं दैट व्हाई स्टूडेंट फेल। फेल होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस, कुछ अहम, जिसे आप कह सकते हैं ना कि नकात। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट, कोर्स कंप्लीशन। यहां पर टाइम मैनेजमेंट में दो चीजें आती है, एक आती है कोर्स कंप्लीशन, ठीक है भाई, एक चीज क्या आती है, मैंने कहा जी एक चीज आती है कोर्स कंप्लीशन, और दूसरी चीज क्या आती है, मैंने कहा जी दूसरी चीज आ जाती है आपके पास पेपर अटेम्प्टिंग। नॉर्मली स्टूडेंट दोनों में घपला कर रहे होते हैं। पहली चीज तो ये है कि जैसे मैंने हमेशा बताया है कि भाई हम वीफी जो है वो हर पेपर के साथ एक प्लानर प्रोवाइड करता है, जिसको फॉलो करना आपके ऊपर कंपलसरी होता है। और उस प्लानर के मुताबिक अगर हम चलें, यानी कि अगर मैं उस प्लानर के मुताबिक चलूं, तो मुझे ये बात पता चलती है या मुझे ये बात समझ आती है कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लानर आपका कोर्स 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 मंथ बिफोर। यानी कि अगर मैं अगर आज भी देखूं, तो आज भी जो हमने रेगुलर बैच का जो प्लानर दिया हुआ है, एटीएक्स के स्टूडेंट को जो रेगुलर बैच का प्लानर दिया हुआ है, उस प्लानर के मुताबिक उनका कोर्स 29 ऑफ जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। 29 ऑफ जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई विल बी टेकिंग द लास्ट लाइव सेशन ऑन 30 ऑफ जनवरी। 30 जनवरी को मैं आखिरी लाइव क्लास लेकर कोर्स को इख्तिताम कर दूंगा, ऐसे उसका ढकना क्लोज कर दूंगा। सही ना, मैं कोर्स को इख्तिताम कर दूंगा, एक तरीके से उसका ढकना क्या कर दूंगा, उसका ढकना क्लोज कर दूंगा। और फिर स्टूडेंट के पास 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक का टाइम पीरियड होगा, जिसके अंदर अब उसके पास ये पूरा इनफ टाइम है, जिसमें वो अपने कोर्स को रिवाइज करेगा, रिव्यू करेगा और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेगा। अब अगर आप अपने कोर्स को फरवरी के आखिरी वीक तक ड्रैग कर जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैं अभी फिलहाल रीजन पे बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज रीजंस माशाल्लाह आपके पास लातादाद होते हैं, हर स्टूडेंट के पास लातादाद रीजंस हैं। और खास तौर पे जो प्रोफेशनल बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, जो कि जॉब बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो आप कह सकते हैं कि अनगिनत लातादाद, अनगिनत जो है ना वो बेसिकली क्या होते हैं, लातादाद अनगिनत बेसिकली जो है ना वो रीजंस होते हैं। सही ना, लातादाद अनगिनत रीजंस होते हैं, ठीक है। और लातादाद अनगिनत रीजंस क्या होते हैं, लातादाद अनगिनत रीजंस ये होते हैं कि सर वो जॉब पे टाइम नहीं मिला, सर वो काम बहुत ज्यादा आ गया था, एंड पेपर से पहले जो है ना वो काम बहुत ज्यादा आ गया था, छुट्टियां नहीं मिली। तो ये तो इस किस्म के बहुत रीजंस हैं। बट यू नीड टू क्लियर द पेपर ना, यू हैव टू कंप्लीट द क्वालिफिकेशन। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा कि भाई मैं अपने पेपर को कंप्लीट करूं। तो मेरे भाई सबसे पहली चीज है कोर्स कंप्लीशन ऑन टाइमली बेसिस, के कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग इन मार्च अटेम्प्ट, अगर आपने मार्च अटेम्प्ट में पेपर देना है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जो रीसेट में बैठ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने दिसंबर में पेपर दिया, अनफॉर्चुनेटली पेपर क्लियर नहीं हो पाया, वो दोबारा से पेपर देना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। प्लस मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं, प्लस मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो कि मार्च के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। सही ना, प्लस मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो मार्च के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग विद ऑल द पर्सन्स। सही ना, आई एम टॉकिंग विद ऑल द पर्सन्स। तो पर्टिकुलरली इस चीज को आप जहन में रखें, सही ना, इस चीज को आप पर्टिकुलरली जहन में रखें कि आपने कोर्स को टाइमली बेसिस पर कंप्लीट करना है। आप 31 जनवरी तक नहीं कर सके, ठीक है, मैक्सिमम आप टारगेट रखें कि यार मुझे 10th ऑफ फेब तक हर हाल में कोर्स पर लाइन लगा देनी है, बस मुझे 10th फेब तक हर हाल में कोर्स पर एक फुल स्टॉप लगा देना है, एक लाइन लगा देनी है कि बस भाई 10th फेब तक जो है ना वो कहानी का क्या हो गया मेरे भाई, 10th फेब तक कहानी का इख्तिताम पजीर हो गया, इसमें और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है। सही ना, 10th फेब तक आपने कहानी को क्लोज कर दिया, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है। सही ना, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है।
फिर आपने अपने पास 18 से 20 दिन का टाइम स्लॉट रखना है जो कि रिवीजन पर्पसेस के लिए होगा, जिसका एक रिवीजन प्लान मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पोर्टल पे दिया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स रीसेट बैच के लिए रजिस्टर्ड होंगे उनको वो रिवीजन प्लान मिल जाएगा। दैट इज अ 10 डे रिवीजन प्लान कि आपने 10 दिन के अंदर एटीएक्स को कैसे रिवाइज करना है, आपने 10 डेज के अंदर एटीएक्स को कैसे रिवाइज करना है, वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा रिवीजन प्लान मैंने उसके अंदर बना कर दिया हुआ है। सही ना, वो पूरा का पूरा रिवीजन प्लान मैंने उसके अंदर ऑलरेडी आपको बना कर दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको कोई मसले मसाइल इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पहले से गिवन है, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है। और जो बाकी के 10 दिन बचेंगे दैट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। अगर आपने आखिरी 10 दिनों को प्रैक्टिस के लिए सिक्योर कर लिया और आपने एक दिन में 4 सवाल भी किए जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई तोप चीज नहीं है उसके अंदर, एक दिन में अगर आपने 4 सवाल भी किए तो इसका मतलब है कि इन 10 डेज यू विल बी कंप्लीटिंग 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप आराम से 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर रहे होंगे। आप आसान से 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को क्या कर रहे होंगे, 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस बात को आप पर्टिकुलरली जहन में रखें कि आप 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को जो है ना वो क्या कर रहे होंगे, 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर रहे होंगे किसी भी चीज को। तो आपने इस टाइम स्लॉट को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करना है। अगर आप बिल्कुल फरवरी के आखिर में जाकर कोर्स कंप्लीट करेंगे तो यू डोंट हैव द प्रॉपर टाइम फॉर रिवीजन पर्पसेस एंड यू डोंट हैव द प्रॉपर टाइम फॉर प्रैक्टिस। जब आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाएंगे, जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। देन देयर इज नथिंग। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पे हाथ धर के और जो है ना वो आप आगे चले जाएंगे, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी, ये बात याद रखें। तो कोर्स कंप्लीशन शुड बी ऑन टाइम। दूसरा है पेपर अटेम्प्टिंग। देखिए आपको पता है कि आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने के 3 घंटे 15 मिनट है, 3.25 घंटे, 3 hours 15 minutes। इन 3.25 घंटों के अंदर, सही ना, इस 3.25 घंटों के अंदर यू हैव टू कंप्लीट द ओवरऑल कोर्स पेपर, जिसमें पहला सवाल आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 50 मार्क्स, देन द रिमेनिंग 2 क्वेश्चन इज 25 मार्क्स। पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स के। सही ना, बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो बेसिकली 25 मार्क्स के हैं। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन हैं जो कि पर्टिकुलरली आपने सॉल्व करने हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पर टाइमर के हिसाब से करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भाई आप ये मान लें कि आपके पास जो 25 वाला क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने के 45 मिनट्स हैं, 50 मिनट्स लगा लें, 50 मिनट्स। अब आप जब घर पर बैठकर इस 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये चेक करें कि आप इस क्वेश्चन को 50 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर आप इसको 50 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं तभी आपका पेपर पूरा होगा, अदरवाइज आपका पेपर पूरा नहीं होगा। बिकॉज 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन को तो आराम से 1.5 घंटा लगता है, आराम से। इट विल टेक 1.5 hour। बहुत सुकून से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है उसका डाटा बहुत बड़ा होता है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंट एग्जिबिट्स होती हैं जिससे क्वेश्चन पूरा प्रॉपर पढ़ा जाता है। गौर से सुनना, डिफरेंट एग्जिबिट्स होती हैं जिससे क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली पढ़ा जाता है। प्लस उसके बाद अगर हम एग्जिबिट से आगे बढ़े तो एग्जिबिट से आगे बढ़कर हमें ये पता चलता है कि भाई क्वेश्चन की एग्जिबिट्स के अलावा जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप सवाल को शुरू करेंगे, डाटा बनाएंगे, तो इसको करने में, इसको कंप्लीट करने में अच्छा खासा टाइम पीरियड आपका एलोकेट हो रहा होता है। आपका एक अच्छा खासा टाइम पीरियड जो है ना वो कंसिडरेशन में जा रहा होता है। तो इस चीज को आप बेसिकली कैटेगराइजेशन में लेकर आए। ठीक है ना, इस चीज को आप बेसिकली कैटेगराइजेशन में लेकर आए कि आपने हर चीज को जो है ना वो प्रॉपरली टाइमली बेसिस के ऊपर क्या करना है, प्रॉपरली टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करना है। अगर आप उसे टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप पेपर में भी सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो पेपर की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इट इज कंपलसरी कि आप पेपर को प्रॉपरली सही तरीके से अटेम्प्ट करें। सही ना, आप पेपर को प्रॉपरली सही तरीके से अटेम्प्ट करें। आप ऑटोमेटिकली किसी तरीके से भी जो है ना वो उसको अननेसेसरी तरीके से जो है ना वो अटेम्प्ट ना करें कि भाई ठीक है आप एक क्वेश्चन पे 1.5 घंटा लगा रहे हैं, 2-2 घंटे लगा रहे हैं और आप खुश हैं कि मेरा पेपर सॉल्व हो रहा है, तो ये ना करें यार। आप उसको टाइम एलोकेशन में लेकर चलें, क्योंकि टाइम एलोकेशन के जरिए ही आप उस पेपर को जो है ना वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा बताता हूं कि यार ट्राई टू सॉल्व द होल क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा जज्बात पर काबू रख के कोशिश करें कि आपने पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है।
आप बेसिकली क्या करते हैं, क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया, दूसरा पार्ट आपने देखा पार्ट बी, अब आप थोड़े से थके हुए हैं या एग्जॉस्ट हुए में हैं या पार्ट बी आपको सही से अंडरस्टैंड नहीं हुआ, कोई भी रीजन था जिसकी वजह से आपने क्या किया, आपने अगले तीनों पार्ट या अगले जो भी दो पार्ट थे उनका आंसर पीछे से आगे चेक किया और आपने बोला हाँ भाई ठीक है मुझे समझ आ गया। आपने उसका आंसर पीछे से आगे चेक कर लिया, आपने कहा हाँ यार मुझे समझ आ गया, कहानी का दी एंड हो गया, बस कहानी खत्म। भाई ये ऐसे नहीं होता यार, सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होते। आप जब तक क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रॉपरली लिख कर उसका आंसर नहीं करेंगे, सही ना, प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रॉपरली लिख कर उसका आंसर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सही ना, आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप पर्टिकुलरली जहन में रखें, इस चीज को आप पर्टिकुलरली ख्याल में रखें कि आपने प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये तो देखिए आपसे क्वेश्चन हो कितना पा रहा है, दो पार्ट किए, एक पीछे से देख लिया, एक पार्ट किया बाकी दो पीछे से देख लिए, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है तो फिर आपसे सॉल्व ही नहीं होता। पेपर में सवाल आता है तो सॉल्व ही नहीं होता क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके ही नहीं देखा, आपने पूरे क्वेश्चन को टाइम ही नहीं दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको पर्टिकुलरली फेस करनी पड़ रही होती है। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ कि आप जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, रिवीजन के बाद जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ट्राई टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। और ये गलती सबसे ज्यादा 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन में होती है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली बड़ा क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली बड़ा क्वेश्चन होता है, और उसके अंदर डेटा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, सही ना, 50 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होता है, उसके अंदर डेटा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और डेटा कंपैरेटिवली ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर रहा होता, खास तौर पे घर पे, और खास तौर पे लड़के ये दो नंबरी कर जाते हैं, अबे हाँ अच्छा हाँ ये सवाल पढ़ा, आपने बोला यार इतना बड़ा सवाल है कौन सॉल्व करेगा, आपने फटाफट पीछे से आंसर देखा, आपने बोला हाँ भाई ठीक है मुक्का हो गया। भाई ये वाली जो प्रैक्टिस होती है ना, ये आप आखिरी दिन के लिए रखें कि जब आपने 30-35 सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं तो फिर 6-7 सवालों में आप ये काम कर सकते हैं, वो भी लास्ट डे के ऊपर। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन ही इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन लिखने किस तरीके से आएगा मेरे भाई, देन हाउ हाउ वुड यू राइट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो ये ना करें सरकार, इस चीज का ख्याल रखें, बड़ा शिद्दत के साथ ख्याल रखें कि अगर आप इन चीजों को इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जो अगेन मैंने बताया, लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं है। सवाल कितने किए हैं, 3 4 6, मेरे भाई प्रोफेशनल लेवल का पेपर है, 3 4 6 सवालों से पेपर क्लियर नहीं होगा। आपने बेसिकली मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने मल्टीपल जो है ना वो चीज़ों को कवर अप करना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से ये इंपैक्ट आएगा, सही ना, ऑटोमेटिकली उसकी वजह से जो है ना वो बेसिकली ये इंपैक्ट आ रहा होगा। तो इस चीज़ का भी आपने पर्टिकुलरली ख्याल करना है कि आपकी जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है वो ही आपके लिए मेजर रीजन है। कम से कम वो क्वेश्चन तो सॉल्व करें जिसकी लिस्ट मैंने दी हुई है, दैट इज मिनिमम 29 क्वेश्चंस। कम से कम वो क्वेश्चंस तो लिखकर सॉल्व करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें स्प्रेडशीट के ऊपर, और यानी कि एक्सेल और वर्ड के ऊपर, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो मेरे भाई। और कोर्स आपने पूरा कवर करना है, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। ये भी एक सबसे बड़ा मसला है, ठीक है मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि कोर्स जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत लेंदी है, अच्छा खासा तगड़ा किस्म का कोर्स है, कोई छोटा कोर्स नहीं है, बहुत लेंदी कोर्स है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस बात को किसी भी तौर पर डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन साथ साथ आप इस बात को समझें कि अगर आप कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, एक आध टॉपिक भी छोड़कर गए, और वो एक आध टॉपिक भी 5 से 6 मार्क्स का आ गया, तो फिर हो गया काम। तो इस वजह से आपने ये तमाम चीजें करनी है, आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, कोर्स को टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस को टाइमली बेसिस के ऊपर सॉल्व करके देखना है कि भाई मेरे पास ये टाइम स्लॉट है, और इस टाइम स्लॉट के अंदर मुझे अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज मैंने बताया कि कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई, सारा का सारा कोर्स आपने 100% कंप्लीट करके जाना है, पूरा का पूरा कोर्स आपने 100% कंप्लीट करके जाना है, कोर्स के किसी हिस्से को भी छोड़कर नहीं जाएंगे। और कोशिश करें कि एटलीस्ट मिनिमम योर टारगेट शुड बी कि भाई मैंने जो आपको $1,000,000 क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट दी है, मैंने जो आपको 29 क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, एटलीस्ट वो 29 क्वेश्चंस तो आपने जरूर सॉल्व करने हैं। That 29 questions will increase the chances of your passing the paper.
वो आपके पेपर के पास करने के चांसेस को बहुत हद तक क्या कर देगा, वो आपके पेपर को पास करने के चांसेस को बहुत हद तक इंक्रीज कर देगा, बहुत हद तक जो है ना वो बढ़ा देगा, ठीक है ना, बहुत हद तक इंक्रीज कर देगा, बहुत हद तक बढ़ा देगा। तो इस चीज को आप पर्टिकुलरली जहन में रखें, ठीक है, इस चीज को आप पर्टिकुलरली जहन में रखें कि आपने पर्टिकुलरली प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना है, आपने प्रैक्टिस को फोकस करके चलना है। आप प्रैक्टिस से पीछे हटेंगे तो फिर आप पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, ये बात याद रखिएगा। टिप्स टू पास द पेपर, सबसे मेन चीज अगर मैं आपसे कहूं कि भाई व्हाट आर द टिप्स टू पास द पेपर, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दैट इज टाइमली कंप्लीशन ऑफ कोर्स। सही ना, टाइमली कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है कि टाइमली बेसिस के ऊपर आपने कोर्स को कंप्लीट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राई टू सॉल्व द असाइनमेंट्स, जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूं आप कोशिश करें कि वो असाइनमेंट्स आप पर्टिकुलरली पूरे के पूरे जो है ना वो सॉल्व कर लें, ये ट्राई की जाए, असाइनमेंट्स को आप सॉल्व करें, ठीक है ना। टाइम फोकस्ड प्रैक्टिस, सही ना, टाइम फोकस प्रैक्टिस, टाइम फोकस प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली आप क्वेश्चंस को टारगेट करके चले कि भाई ये इतने वो है टाइम है और इस टाइम में मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे आप टाइम सेट करें कि अगर मैं 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 50 मिनट्स में करना है, सही ना, आपने 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 50 मिनट्स में करना है, और आपने जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपने जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली तकरीबन आप समझ लें कि 90 मिनट्स के अंदर आपने कवर अप करना है, सही ना, आपने 90 मिनट्स के अंदर कवर अप करना है। अब आप इसको जब टारगेट सेट करके चलेंगे ना कि अब आपने इसका एक टारगेट बना लिया कि हाँ भाई ये मुझे करना है, ये मेरे डूज हैं, तो ऑटोमेटिकली पेपर आपका आसानी से जो है ना वो कवर अप हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक हो गया मेरे भाई। फिर आपके पास रिवीजन के लिए समरीज हैं, आप चीजों को रिवाइज करें और उसके बाद आप मॉक एग्जाम दें। आपको पता है कि हम सेशन के एंड में एक लाइव मॉक एग्जाम देते हैं, सही ना, हम सेशन के एंड में एक लाइव मॉक एग्जाम देते हैं। तो पर्टिकुलरली उस मॉक एग्जाम को भी आप क्या करने की कोशिश करें, उस मॉक एग्जाम को भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक हो गया मेरा बेटा, उस मॉक एग्जाम को भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ये सारे काम आपने बेसिकली सॉल्व करने हैं, सही ना, ये सारे काम आपने बेसिकली जो है ना वो कंप्लीट करने हैं, कवर अप करने हैं, ठीक हो गया मेरे भाई। तो इस चीज को आपने कैटेगराइजेशन में लेकर चलना है, ठीक है ना, इस चीज को आपने कैटेगराइजेशन में लेकर चलना है कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा। अगर आप ये पांचों काम करेंगे तो आपका पेपर सुकून से पास हो जाएगा। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वही वाली बात है, देखो मेजर नंबर से पेपर नहीं रुकेगा, यू विल नॉट स्कोर 20 और 21 और 22। इफ यू आर स्कोरिंग 47 46 45 तो ये रीजन है, पढ़ा हुआ पूरा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस की है तो टाइम फोकस प्रैक्टिस नहीं है, पेपर नहीं कंप्लीट हो पा रहा, सही ना, टाइमली बेसिस के ऊपर पेपर नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो उसका एक अलग मसला है। तो ये सारी चीजें मोर और लेस सारी मर्ज होकर आती हैं, ठीक है ना, सारी चीजें मोर और लेस कंबाइन होकर आती हैं। इसका इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा, आप छोड़ते रहेंगे चलता रहेगा। शायद आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई हो या आगे चलकर हो कि आपको किसी ने बताया कि मेरी तो एक पेपर की चार चार पांच पांच अटेम्प्ट्स लगी हैं, एक बच्चा एक पेपर पांच पांच छह छह दफा दे रहा है। आप अगर उससे बैठ के पूछोगे भाई तू क्यों दे रहा है पांच पांच छह छह दफा यार, व्हाट इज द मेन रीजन, ऑब्वियस सी बात है पेपर फ्री में थोड़ी है, पेपर की फीस है, एक अच्छी खासी तगड़ी किस्म की फीस है। तो अगर आप उससे बैठ के देखेंगे तो इन्हीं पांच में से कोई एक मसला निकलेगा। मॉक एग्जाम इज फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। जब आप मॉक एग्जाम देते हैं ना, पूरा एक प्रॉपर पेपर देते हैं 100 मार्क्स का, और उसको मैं चेक करके आपको जब रिजल्ट दूंगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कहां कहां पर वीकनेसेस हैं। और नॉर्मली उस मॉक एग्जाम के बाद भी आपके पास एक हफ्ता होता है टू वर्क ऑन दोज वीकनेसेस, सही ना, एक हफ्ते का टाइम पीरियड आपके पास होता है टू वर्क ऑन दोज वीकनेसेस, कि आप उन वीकनेसेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, उन वीकनेसेस के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना, उन वीकनेसेस के ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ सके। तो दीज आर द थिंग्स, अगर आप ये चार पांच चीजें कवर अप कर लेंगे ना मेरे भाई,
मैं आपको बता रहा हूं आपका पेपर सुकून से निकल जाएगा। और जिनका पेपर रुका भी है, अगर आपके कोई आस पड़ोस में जान पहचान वाला कोई भी पेपर, मैं प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल की पेपर की बात कर रहा हूं, चाहे वो ट्रिपल ए दे रहा है, चाहे वो एएफएम दे रहा है, चाहे वो एपीएम दे रहा है, चाहे वो एटीएक्स दे रहा है, अगर उसका पेपर रुका भी है तो अगर आप उससे डिस्कस करेंगे ना, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर आप उससे डिस्कस करेंगे तो मसला इन्हीं में से कोई एक होगा। सही ना, मसला इन्हीं में से कोई एक होगा, अलग से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इन्हीं में से कोई ना कोई एक चीज जो है ना वो इंक्लूड हो रही होगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें, अगर आप इन चीजों को फुलफिल कर देंगे तो आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, पेपर आपको पता है मेरे भाई, पेपर का स्ट्रक्चर, वी ऑल नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का जो है ना वो पेपर होता है। सेक्शन ए जो है वो 50 मार्क्स का है, जिसमें 40 टेक्निकल मार्क्स हैं और 10 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। 40 टेक्निकल मार्क्स हैं, 10 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपको मालूम है। फिर सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। सही ना, 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। और उसके अंदर अगेन 20 टेक्निकल मार्क्स हैं और 5 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। इसका मतलब है कि पूरा पेपर अगर मैं देखूं तो जो 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, अगर मैं उस पूरे पेपर को देखूं जो कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 80 मार्क्स जो है ना वो टेक्निकल है। सही ना, वो 80 मार्क्स टेक्निकल हैं और उसमें जो 20 मार्क्स हैं वो पर्टिकुलरली आपके प्रोफेशनल लेवल के, यानी कि आपके प्रोफेशनल मार्क्स हैं। दैट हाउ विल यू कम्युनिकेट द आंसर। इसका मतलब है कि आपने पूरे पेपर में सिर्फ 80 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है। अब उस 80 मार्क्स को आपने एग्जामिनर को प्रेजेंट कैसे किया है, उस 80 मार्क्स को आपने एग्जामिनर को प्रेजेंट कैसे किया है, उस प्रेजेंटेशन पर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, उस प्रेजेंटेशन पर आपको 20 मार्क्स मिल रहे होंगे। सही ना, आपने वो प्रेजेंट किस तरीके से किया है, उसकी प्रेजेंटेशन पर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे मेरे भाई, उसकी प्रेजेंटेशन पर आपको 20 मार्क्स जो है ना वो आइडेंटिफाई होकर मिल रहे होंगे। ये बात आप पर्टिकुलरली याद रखिए, ठीक है। जो 80 मार्क्स टेक्निकल है, 20 मार्क्स जो है ना वो बेसिकली प्रोफेशनल है। ठीक हो गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रोफेशनल मार्क्स में 4 मेन चीजें आती हैं, दैट इज कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, स्केप्टिज्म और प्रोफेशनल एक्यूमेन। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो उस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोफेशनल मार्क्स को हासिल करने की तरीक़ाकार बता दूंगा कि भाई ये प्रोफेशनल मार्क्स किस तरीके से अटेम्प्ट ये हासिल किए जाएंगे। 20 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर सही करना है, रूल्स सही अप्लाई करने हैं, कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करना है। अगर आपने आंसर को प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से लिखा है एंड यू हैव यूज द गुड विकेबलरी इन द आंसर, यानी कि टैक्सेशन विकेबलरी का इस्तेमाल किया है, प्योर इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया, टैक्सेशन विकेबलरी का इस्तेमाल किया है, और जो जो कॉन्सेप्ट उसने आपसे पूछा था आपने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉपर सही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, आपने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉपर सही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बेसिकली क्या है मेरे भाई, ये सारी चीजें आपके पास आराम से 20 मार्क्स स्कोर करके देंगी। कुछ नहीं करना, आसान लफ्जों में समझाऊं, आंसर को सही करना है बस। जो सवाल उसने पूछा है उसका आंसर सही लिख दो। तुमने अगर आंसर सही लिख दिया, रूल सही लिख दिए, कॉन्सेप्ट सही लिख दिया और प्रॉपर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने अच्छी विकेबलरी का इस्तेमाल किया, यू हैव यूज द टैक्सेशन विकेबलरी, आपने नॉर्मल इंग्लिश नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर नॉर्मल इंग्लिश के अल्फाज और टैक्सेशन के अल्फाजों में फर्क है। नॉर्मल इंग्लिश की विकेबलरी और टैक्सेशन की विकेबलरी में फर्क है। तो अगर आप पेपर में टैक्सेशन की विकेबलरी यूज करेंगे तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स कम्युनिकेशन के ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सही रूल्स अप्लाई करेंगे, सही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको सही तरीके से आंसर प्रोवाइडेड हो जाएगा, आपको सही तरीके से आंसर मिल जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। सही ना, और कुछ भी करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। तो इस चीज का प्रॉपरली ख्याल करें, ठीक है ना, इस चीज का प्रॉपरली ख्याल करें कि आपने सिर्फ आंसर को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपने सही प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज आंसर लिखा है तो आपको सही आंसर मिलेगा, इसमें और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है। प्लस व्हाट विल यू गेट इन द रीसेट बैच, अगर आप रीसेट बैच में अपने आप को इनरोल्ड करवाते हैं मेरे भाई, अगर आप रीसेट बैच में अपने आप को इनरोल्ड करवाते हैं मेरे भाई,
तो आपको उस रीसेट बैच के अंदर बेसिकली क्या मिलेगा? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको सबसे पहले उस रीसेट बैच के अंदर एक तगड़ा किस्म का डिस्काउंट मिलेगा। सही ना? आपको रीसेट बैच के अंदर एक तगड़ा किस्म का क्या मिलेगा मेरे भाई? एक तगड़ा किस्म का डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज अप टू 50%। सबसे पहली चीज तो आपके लिए ये, और यही सबसे मेन चीज है ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सर मुझे क्या चाहिए? आपने कहा सर हमका डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट। ठीक है, तो वो आपको रीसेट बैच में मिल जाएगा। अब आपको और क्या क्या मिलेगा? वंस यू रजिस्टर्ड इन द रीसेट बैच, आपको पूरे एटीएक्स के कोर्स के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। ठीक है, आपको पूरे एटीएक्स के कोर्स के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। ठीक है, होल कोर्स, तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। एक पूरे कोर्स के आपको ई नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको पूरे कोर्स की समरीज मिल जाएंगी। सही है? पूरे कोर्स के बेसिकली क्या मिल जाएंगे? देखिए, पूरे कोर्स के आपको लेक्चर्स प्रोवाइडेड होंगे, पूरे कोर्स के आपको लेक्चर्स प्रोवाइडेड होंगे, प्लस उसके साथ साथ आपको उसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और फिर आखिर में आपको पूरे कोर्स की समरी मिल जाएगी, पूरे कोर्स की समरी, प्रॉपर समरी, जिसके अंदर हर चीज को मैंने शॉर्ट फॉर्म करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि जब आप चीजों को रिवाइज करने जाएं तो आपको लेक्चर ना देखने पड़े, आपको रजिस्टर अपना ना खोलना पड़े, आपको नोट्स ना देखने पड़े। आप सिर्फ उन समरीज के थ्रू अपने पूरे कोर्स को क्या कर लें? आप सिर्फ उन समरीज के थ्रू अपने पूरे कोर्स को रिवाइज कर लें। सही ना? आपको सिर्फ उन समरीज के थ्रू आप पूरे कोर्स को पर्टिकुलरली क्या कर लें? आप पूरे कोर्स को क्या कर सकते हैं? आप पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? मेन चीज, एक तो मेन बात ये हो गई। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको मिल जाएंगी मेरे भाई अपकमिंग 2 लाइव क्लासेस, प्लस 2 असाइनमेंट्स। आपको 2 लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। अब प्रीवियस मैंने जितनी लाइव क्लासेस ली हुई हैं उन सारी लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो दिसंबर अटेम्प्ट में हमने बेसिकली दिसंबर अटेम्प्ट के फौरन बाद जो मार्च अटेम्प्ट का बैच स्टार्ट किया था, उसके अंदर जितनी लाइव क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, 4 लाइव क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना? 4 लाइव क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, वो उन 4 लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उन 4 लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लस आपको 2 एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस की अपॉर्चुनिटी है, प्लस उसके साथ आपके पास 2 अदद असाइनमेंट्स हैं, जो असाइनमेंट आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा सकते हैं, जो असाइनमेंट आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा सकते हैं, और मैं उसका प्रॉपरली आंसर कर दूंगा। सही ना? उसे आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा सकते हैं और मैं उसको प्रॉपरली क्या कर दूंगा? मैं उसको प्रॉपरली आंसर कर दूंगा। तो ये एक बेसिक चीज जो है ना वो कंसिडर की जा रही होती है, इस चीज को हमने बेसिकली याद रखना है। ठीक हो गया? तो 2 लाइव क्लासेस आ जाएंगी, 2 असाइनमेंट्स आ जाएंगे मेरे भाई, ये आपके आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। फिर टीचर असिस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपके पास मौजूद होऊंगा फॉर द क्वेरी पर्पसेस। आप जैसे ही रीसेट बैच के अंदर रजिस्टर्ड होंगे तो आपको सबसे पहले एक अदद व्हाट्सएप ग्रुप बताया जाएगा, जिसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे, यानी कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वंस यू एंटर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप एक दफा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एंटर हो गए, एक दफा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एंटर हो गए, तो फिर उसके अंदर आप, उस ग्रुप के अंदर मैं भी मौजूद होऊंगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी इशू है, तो वो आप आसानी से मुझसे क्या कर सकते हैं? वो आप आसानी से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि सर ये इशू है, ये मसला है, अब आप बताएं कि इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। तो वो चीजें भी आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। प्लस उसके बाद जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको मिलेंगे 2 लाइव वेबिनार्स, जिसके अंदर इस बार मैं सितंबर और दिसंबर 2025 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। सितंबर और दिसंबर 2025 का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। 2 दिन का वेबिनार होता है, 2 दिन का वेबिनार होता है। डे 1 पर हम 50 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डे 1 पर हम 50 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और डे 2 पर हम 25 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डे 1 पर 50 मार्क्स का क्वेश्चन, डे 2 पर 25 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई।
25 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई, और ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक आप दिसंबर 2025 का जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको वेबिनार्स में सॉल्व करवा दूंगा। दिसंबर 2025 का जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा मैं आपको वेबिनार्स में सॉल्व करवा दूंगा, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस इसके साथ मैं आपसे पिछले 3 अटेम्प्ट के वेबिनार्स भी शेयर करूंगा इन द रीसेट बैच। एक तो वेबिनार मैं लाइव लूंगा, सही ना, एक तो वेबिनार में बेसिकली क्या लूंगा मेरे भाई, एक तो वेबिनार में बेसिकली लाइव लूंगा जो कि 2 दिन का होगा, और वो ऑटोमेटिकली उसमें मैं दिसंबर 25 वाला पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा 100 मार्क्स का। पिछले 3 वेबिनार्स वो मैं उसकी रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड है, सही ना, प्योर प्रैक्टिस बेस्ड वेबिनार्स हैं। उसके अंदर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द 50 मार्क्स क्वेश्चन। 50 मार्क्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या है और 25 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या है, तो उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। प्लस इन चीजों के साथ साथ देयर विल बी अ 1 डे वेबिनार, एक दिन का ग्रैंड रिवीजन होगा। ग्रैंड रिवीजन आप समझ लें, तकरीबन 4-5 घंटे की क्लास होगी, आप समझ लें कि 5 से 6 घंटे की क्लास होगी। 4-5 घंटे की या 5 से 6 घंटे की प्रॉपर क्लास होगी, 5 to 6 आवर्स की प्रॉपर क्लास होगी आपकी। और उसके अंदर मैं आपको पूरा एटीएक्स रिवाइज कराऊंगा पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट, सही ना, मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट। पूरा एटीएक्स क्या होगा मेरे भाई, पूरा एटीएक्स रिवाइज होगा, ठीक है ना, पूरा एटीएक्स रिवाइज होगा। और इसके लिए पर्टिकुलरली आपको यानी कि उसमें आपको बेहतर ऑप्शन फायदा ये होगा कि आप सिर्फ एक दफा मेरे साथ बैठेंगे, 6 घंटे बैठेंगे, मुश्किल काम होगा 6 घंटे मेरा मुंह देखना, काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर आप मेरे साथ 6 घंटे बैठेंगे तो उसमें एटीएक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपकी चीजें सारी रिव्यू हो जाएंगी, आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी वो साथ साथ डिस्कस हो जाएंगी। अगर किसी टॉपिक के अंदर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो डिस्कस हो जाएगी, और उसके बाद जाकर आप आसानी से जो है ना वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते होंगे, तो ये बेनिफिट आपको उसके अंदर मिल रहा होगा। ठीक हो गया मेरे भाई, 2 लाइव वेबिनार्स, एक ग्रैंड रिवीजन का लाइव वेबिनार, प्लस पिछले 3 अटेम्प्ट्स के वेबिनार्स, ये सारी चीजें आपको रीसेट बैच में मिल रही होंगी। प्लस इन सब के बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब भी मैं आपकी जान छोड़ने वाला नहीं हूं मेरे दोस्त। इन सारी चीजों के बाद यू विल फाइनली मूव टुवर्ड्स द मॉक एग्जाम। फिर होगा एक लाइव मॉक एग्जाम, ठीक है ना। फिर बेसिकली क्या होगा, फिर बेसिकली होगा एक लाइव मॉक एग्जाम। तो पर्टिकुलरली एक लाइव मॉक एग्जाम होगा जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जिसके अंदर बेसिकली आपको एक पेपर दिया जाएगा, प्रॉपर 3.25 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा, आप उस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझे सबमिट कराएंगे, सही ना, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पूरा मुझे सबमिट कराएंगे। मैं उस पेपर को चेक करूंगा और आपको आंसर्स दूंगा, सही ना, मैं उस पेपर को चेक करूंगा और चेक करके आपको क्या प्रोवाइड करूंगा मेरे भाई, चेक करके मैं उसको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक हो गया मेरे भाई, चेक करके मैं उसको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको उस पर कमेंट दूंगा, आपको मार्क्स दूंगा। फिर उसके बाद एक लाइव डीब्रीफ होगा। लाइव डीब्रीफ का मतलब है कि फिर एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं वो पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। लाइव डीब्रीफ का मतलब है कि फिर एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं वो पूरा पेपर आपको क्या करके दिखाऊंगा सरकार, मैं वो पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पूरे 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आपके सामने रखा जा रहा होगा कि सरकार ये 100 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व कर लिया, जरा आप देख लें। तो वो पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करके दिया जा रहा होगा। इसके अलावा आपको मिलेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम। सही ना, एक आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम बेसिकली किस तरीके से मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम आपको बेसिकली मिलेगा कि आपको एक मॉक एग्जाम दे दिया जाएगा जो चेक्ड नहीं होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका रिकॉर्डेड डीब्रीफ आपसे शेयर हो जाएगा। आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसका रिकॉर्डेड डीब्रीफ आपसे शेयर हो जाएगा, और आप जाकर पर्टिकुलरली आसानी के साथ उसको रिकंसाइल कर लेंगे और देख लेंगे कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन द रीसेट बैच रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप रीसेट बैच के लिए रजिस्टर्ड होंगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं।
जब आप रीसेट बैच के लिए रजिस्टर्ड होंगे तो आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज क्या की जा रही होंगी, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके पास ऑप्शन होगा फॉर द रीसेट बैच, कि अगर आप अपने आप को रीसेट बैच के लिए रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी मेरे दोस्त। ठीक हो गया मेरे भाई। और अगर मैं आपसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर लूं, तो इस वक्त मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं अपनी सपोर्ट स्टाफ टीम का व्हाट्सएप नंबर फॉर द एडमिशन पर्पसेस। फॉर द एडमिशन पर्पसेस आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर दें, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, कॉल वॉल नहीं कीजिएगा, ये कॉल वगैरह नहीं उठाएंगे। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर दें एंड वेट फॉर 4 to 10 आवर्स, 4 से 10 घंटे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जो है ना वो थोड़ा सा एडमिशंस का रश होता है, तो आंसर करने में टाइम लग जाता है। दैट इज द वैलिड, आप लोगों की तरफ से वैलिड कंप्लेंट है, बट इट्स अ नॉर्मल कंप्लेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट कि सर हमने मैसेज किया हुआ है, हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है, और आप चाहते हैं कि जी आपने 8 बजे मैसेज किया तो 8:01 पर आपको रिप्लाई आ जाए। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आवर टीम इज वर्किंग ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे, ठीक है ना, पूरे 24 घंटे पूरे काम करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब वो पूरे एक साथ जो है ना वो पूरा बर्डन आता है एडमिशन्स का, तो हर बच्चे को एडमिशन देने में आपको थोड़ा बहुत टाइम स्लॉट लगता है, आपका एक टाइम पीरियड जो है ना वो उसमें लगता है। तो वेट फॉर द टाइम, आप जब मैसेज करेंगे तो उसके एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आकर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आ जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप उसके हिसाब से उसको आंसर कर सकते होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये सारी डिटेल्स थी, हमने डिस्कस कर लिया विद आर हाई अचीवर, जो कि हाई अचीवर भाई साहब से उनसे डिस्कशन हो गई कि भाई हाईएस्ट मार्क्स कैसे आए, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। क्या करना है क्या नहीं करना, फेलिंग के जो नॉर्मल पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए, पेपर पास करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है ये हमने डिस्कस कर लिया। सो वी आई थिंक वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने हर चीज जो कि पर्टिकुलरली मैं समझता हूं कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द मार्च अटेम्प्ट, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। So, is there any question from your side? आपकी तरफ से कोई सवाल है? Is there anything you want to ask? ठीक हो गया मेरे भाई। तो अगर अभी कोई सवाल नहीं है, ठीक है, बाद में अगर सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी अब अगली मुलाकात होगी विद यू ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस सेशन में हर चीज एक्सप्लेन कर दी है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। इफ स्टिल इज देयर एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जुमेरात तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।